that you are in class 11, but keeping in mind why exactly you are all studying, keeping that thing in mind, it's very important to understand each and everything of this seminar. चलिए शुरुआत करते हैं जरा. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोग से यह है, आप में से कोई CUET के बारे में कुछ जानता है क्या? एनीबडी? एनीथिंग यू नो? जो कुछ भी आपको मालूम हो, ऐसा कुछ भी आपको लगता हो, एनीबडी प्लीज शेयर. CUET क्या है, क्यों है, क्या मतलब क्या होता है इसका? एनी आइडिया अबाउट दिस? नो वन? चलिए, दैट गिव्स मी वन मोर रीजन दैट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू टू अटेंड. चलिए, CUET क्या है ये तो आप नहीं जानते. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जिसका जरूर आंसर आप दे पाएंगे. सवाल यह है, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, क्लास 11th में आ गए हैं आप लोग, और क्लास 11th में होने का मतलब यह है कि पिछले तकरीबन 15 सालों से, 14-15 सालों से आप लोग लगातार पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, है ना? अगर आप नर्सरी से जोड़ना शुरू कीजिए तो भाई नर्सरी हो गया, LKG, UKG, क्लास 1-2 करते 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 14-15 साल आपको हो गए लगातार पढ़ाई करते हुए. ठीक है, सवाल मेरा यह है, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई ये बताइए, आप ये जितनी पढ़ाई कर रहे हैं और जो आने वाले सालों में भी आप करेंगे, इस पढ़ाई को करने का अल्टीमेट पर्पस आपका क्या है? नाउ काइंडली आंसर. ये जो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पे लाखों लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, ये पूरी पढ़ाई करने का पर्पस क्या है आपका? अब अगर आप ये कहते हैं कि सर पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर, एक हॉबी है सर, जब तक 5-6 घंटे रोज पढ़ ना लें मन को शांति नहीं मिलती, तो थोड़ा सा बिलीव करने में यकीन नहीं होगा मुझे इस बात पे. यानी पढ़ाई अच्छी लगती है सिर्फ इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो आप भी नहीं मानेंगे और मैं भी नहीं मानने वाला. ठीक है, तो जो रियल मोटिव है पढ़ाई करने के पीछे, मुझे वो जानना है. एनीवन? कि सर मैं इस वजह से पढ़ाई कर रहा हूं, कर रही हूं. हाँ भाई बिल्कुल, पैसे कमाने. परफेक्ट, सही बात है, मुद्दे की बात है भाई ये. आप गोल गोल घुमाइए बातों को कि हम नॉलेजेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी डिग्रीज अच्छी हो जाएं इसके लिए पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि भाई हम पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं. बात तो यही सही है. ठीक है भाई, हर कोई एग्री करता है इस बात से? करता है भाई? सुनाई नहीं दे रहा मुझे? करता है? करता है, राइट. अब ये बताओ, आपने ऑलरेडी 14-15 साल पढ़ाई कर ली, काफी पढ़ाई होती है ये. आदमी 5-6 महीने लग के कोई काम कर लेता है, उस काम में माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है. और आप लोग पिछले 14 साल से दिन रात एक ही काम कर रहे हो, पढ़ाई करने का. अब तक तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग पढ़ाई करने के काम में, है ना? इतनी पढ़ाई कर चुके होंगे आप लोग. ईमानदारी से बताइए, इतनी पढ़ाई करने के बाद आज की डेट पे जब आप क्लास 11th में हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन्हें बड़ी आसानी से आज के आज अगर वो ट्राई करें, ज्यादा नहीं तो 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी वाली जॉब तो मिल ही जाएगी? कितने लोगों को लगता है? चलो 25 थोड़ा ज्यादा, नहीं, आपको तो भाई 2.5 लाख मिलेगा डायरेक्टली. 25 तो बहुत कम है आपके लिए. 20,000, 15, 10, 5. सच्चाई यह है,
शायद आज के समय पे आप अगर जॉब सर्च करने भी जाएंगे, 5,000 की भी जॉब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 14 साल हमने अपने लाइफ के इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई पे, हमारी अच्छी खासी इंग्लिश है, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो बोला जाए वो समझ भी सकते हैं, हमारी नॉलेज अच्छी है, लेकिन क्या इतनी नॉलेज के बाद भी आपको 5,000 की भी जॉब मिल पाएगी क्या? शायद नहीं। और ये शायद भी मैं बड़ा पॉजिटिव होकर के लगा रहा हूं, एक्चुअली में आंसर है नहीं। ठीक, यानी अभी आपको बहुत कुछ करना है कि आपको 5,000, 10,000, 15, 20, 50, 1 लाख, उससे भी ज्यादा की सैलरी आपको मिले। तो ये जो सैलरी आपको मिले या जो आगे चल के पैसे कमाने का काम आपको करना है, ये होगा कैसे? कोई बता सकता है ये काम होगा कैसे? डिग्रीज से, राइट। सर हमारे पास डिग्रीज होनी चाहिए, लेकिन डिग्रीज क्या कहीं से भी मिल जाए, किसी भी कॉलेज से मिल जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल जाए, हमारे घर के बगल में कॉलेज है वहीं से पढ़ लें, डिग्री मिल गई, 1 दर्जन डिग्री हमारे पास हो गई, तब तो बढ़िया सैलरी, बढ़िया प्रॉफिट वगैरह मिलने लग जाएगा ना? नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? उस डिग्री में मास्टरी करना, यह बात तो ठीक है, लेकिन डिग्री कहीं से भी मिल जाए, उसकी मास्टरी कर लो तो हो जाएगा? नहीं होगा। कहां से होगा? जब आपकी पढ़ाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से होगी, तब आपको यह अवसर मिलेगा। आप सभी लोग जिन किसी भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सब के सब आपके टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं शहर के। जिन भी कॉलेजेस में आप लोग पढ़ रहे हैं, हजारों हजार रुपए की फीस आपके पेरेंट्स हर महीने खर्च कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आप पढ़ते, जितनी आपकी 1 महीने की फीस जमा होती है ना, उससे भी आधे में साल भर की फीस जमा हो जाती है। लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिले, और इसीलिए वो आप लोगों को शहर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, चाहे वो आईएससी का हो, सीबीएसई का हो, किसी भी बोर्ड का हो, उनमें आपको पढ़वा रहे हैं, है ना? अब ये सारा जो मैंने आप लोग से बात की, ये सारा जो बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश की कि आप कैसे आगे चल करके पैसे कमाने लायक बन पाएंगे, कैसे आपकी डिग्रीज की कोई वैल्यू बनेगी, ये सारी बातों का जवाब इस सीयूईटी के अंदर है। अब आपको लगेगा कि ये सीयूईटी है क्या एग्जैक्टली, ठीक है? अगर इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं तो भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक क्या होता था, मतलब 2022 के पहले तक, हम लोग 2024 में हैं, 2 साल हुए हैं खाली अभी, 2022 के पहले तक ऐसा होता था कि जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम्स होते थे, सबके अलग अलग। और उसकी वजह से बड़ा एक कंफ्यूजन होता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। अब इसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन मतलब आपको कॉमनली सिर्फ एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, सिर्फ एक एग्जाम, ओनली 1 एग्जाम, और उस एक एग्जाम के बेसिस पे
आप जितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उनमें एडमिशन पाने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन यह सारा कुछ होगा कैसे? देखिए, डिग्री की वैल्यू तब होती है जब उसका नाम किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिल्में आती हैं, बहुत सारी आती हैं, कितनी सारी फिल्में तो आके चली जाती हैं, हमको पता तक नहीं चलता। लेकिन कुछ फिल्मों के बारे में हमें पता होता है, लॉन्ग अवेटेड होती हैं, और जैसे ही वो रिलीज होती है हम उसको देखने जाते हैं। वो फिल्में कौन सी होती हैं? जिनमें कोई बड़ा नाम एसोसिएटेड होता है, कोई बड़ा एक्टर, शाहरुख, सलमान, आमिर, कोई बड़ा एक्टर होता है ना, ऋतिक, तब हमको लगता है कि नहीं, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। और तब लगता है ना, उसी तरह से डिग्रीज की वैल्यूज भी तब होती हैं जब उनके साथ किसी बढ़िया कॉलेज का नाम एसोसिएटेड हो। तो चलिए जरा देखते हैं कि आने वाले भविष्य में आपकी जो जर्नी होने वाली है वो कैसे होगी, और ये सारी चीजें बगैर सीयूईटी के मुमकिन नहीं है। तो क्या है सीयूईटी? इससे रिलेटेड जो भी जानने लायक बातें हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो सारी बातें आप तक पहुंचे, आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके, और आपका माइंड और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे के बारे में सोच पाए। और जो अल्टीमेट गोल है, क्या गोल है? क्या गोल है? नहीं सुनाई दे रहा? हां, नहीं सुनाई दिया अभी भी? पैसा बनाना। ये पैसा बनाने का काम कैसे होगा, चलिए देखते हैं जरा इस बात। लेट्स सी, सीयूईटी, नो ऑल अबाउट इट। और ये क्या है भाई? जैसा मैंने आपको बताया, योर पाथ टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। CUET is the gateway to your dreams with over 285 plus top universities offering undergraduate courses in India. 285 प्लस। जब CUET की शुरुआत हुई थी 2022 में, उस समय जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे वो हार्डली कुछ 130, 140 के आसपास थे। 2 सालों के अंदर कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं? 285। और ये 285 मत मानिए आप, उसके आगे प्लस लिखा है ना, ये प्लस एक्चुअली में बहुत बड़ा प्लस है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इस 285 में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आती है, उसे काउंट 1 किया गया है, काउंट उसे 1 किया गया है। लेकिन इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर में एज मेनी एज कम से कम 15 और कॉलेजेस अफिलिएटेड होते हैं। उन 15 के 15 कॉलेजेस में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे ना, डिग्री आपको एयू की ही मिलेगी। यानी यूनिवर्सिटी वाइज आपको लग रहा है 1, लेकिन एक्चुअली में उस 1 में 15 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो 1 नहीं 15 है। और इसी तरह से 285 को अगर आप देखेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के अंडर में दर्जनों कॉलेजेस अफिलिएटेड भी होते हैं। अगर आप 285 को हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 10-10 कॉलेजेस भी आप मल्टीप्लाई कर लो ना, तो इसमें बस खाली इस प्लस को हटा के एक 0 ऐड करना है, तब ये नंबर कितना हो जाएगा? 2850। 2850 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। इसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब के सब इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये करना क्या होगा, इसके लिए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग।
देखिए, अब पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा से रिलेटेड बातें हैं उनको जरा समझने का काम करते हैं, जैसे कि critical information for CUT aspirants. CUT was announced by University Grant Commission on March 22, 2022. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई, इन द ईयर 2022. अब यहां पे पॉइंट वाइज आपको सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, सारे कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं. 285 प्लस यूनिवर्सिटीज. अब इसमें कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 41 स्टेट, 30 डीम्ड, 160 प्राइवेट, 10 अदर्स. आपको एग्जाम कब देना है? आप लोग जब एग्जाम देंगे तो कब देंगे? 2026. Expected to be 300 plus in 2006. ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है. 130-40 से 285 पे आ गया. अभी तो 2 साल बाकी हैं. बहुत कम नंबर भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो भी ये मान के चलो कि ये 300 प्लस कॉलेजेस आपके हो जाएंगे. अप्रॉक्स 3 लाख यूजी सीट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज. हर तरह के कोर्सेज मिला करके तकरीबन आज की डेट पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? 3 लाख. यूजी 2 लेवल्स होते हैं, यूजी, पीजी. पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन पीजी करने के लिए पहले यूजी करना पड़ता है. जब तक आप यूजी नहीं कर सकते, पीजी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होते. ठीक है, तो पीजी भूल जाओ. अभी तो सिर्फ यूजी की अगर बात करें, अंडर ग्रेजुएट 3 लाख सीट्स हैं. अब एक बड़ा स्ट्राइकिंग फिगर आप ये भी देख लो. मोर देन 2024 में क्या हुआ है? मोर देन कितना फिगर है ये? 16,85,000, 16,85,000 students applied in the year 2024. अब आप ये सोचो, बेस्ट कॉलेजेस में सीट्स कितनी है? 3 लाख. अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स कितने हैं? 16,85,000. इस नंबर को ही आप देखो तो कितना ज्यादा. वो गब्बर का डायलॉग नहीं था भाई, कितने आदमी थे? सरकार 2 और तुम 3. बहुत नाइंसाफी है. ये तो उससे भी ज्यादा वाली नाइंसाफी है. और एक्सपेक्टेड टू बी, हमारी जो पॉपुलेशन है दुनिया में नंबर 1 है. ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 143 करोड़ के आसपास हैं हम लोग. इस 143 करोड़ में पूरा यूरोप, लगभग पूरा अमेरिका समा सकता है. इतनी पॉपुलेशन है. हर दिन, हर मिनट इंडिया में 52 बर्थ्स होती हैं. यानी हर मिनट 52 बच्चों का जन्म होता है हमारे देश में. हर साल इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया क्रिएट करता है. हर साल यूपी, उत्तर प्रदेश एक न्यूजीलैंड क्रिएट करता है. और ये सारी बातें बताने में जितनी देर मैंने लगाई, उतनी देर में हमारे सैकड़ों छोटे भाई बहन इस दुनिया में आ चुके होंगे. इसका मतलब यह है, ये जो फिगर है ना, ये लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है. और जब तक आप 2026 में एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिगर 20 लाख भी क्रॉस कर जाए. अब आप ये सोचेंगे कि सर नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ेंगी. तो क्या सीट्स इसी तरह से बढ़ेंगी? सीट्स 3 लाख की जगह 3.5 लाख हो जाएंगी और एप्लीकेंट्स हो जाएंगे 20 लाख से ज्यादा.
रेशियो क्या आएगा? द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज 1 in every 6 स्टूडेंट्स। 17% चांस होगा ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन बेस्ट कॉलेजेस। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी के जो 6 बच्चे होंगे वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। मिल जाएगा उनको एडमिशन कहीं ना कहीं, लेकिन फिर वही बात है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां से आप कितनी भी मेहनत करके पढ़ाई करोगे, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू को आप इनहैंस नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल 8-10 साल का एक्सपीरियंस आप गेन ना कर लो तब तक। यह फर्क है, 1 on every 6। एग्जाम कैसे होता है सीयूटी में? हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड, पेन एंड पेपर बेस्ड। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अभी के लिए हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दोनों है, आप पेन एंड पेपर भी कर सकते हो, कंप्यूटर भी कर सकते हो। लेकिन ये मान के चलो 2026 में जब आप एग्जाम देने जाओगे, चांसेस इसी बात के ज्यादा हैं कि ये पेन एंड पेपर वाला सिस्टम तब तक खत्म हो जाएगा जहां तक है, और सिर्फ रह जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। इन अ वे ये होना अच्छा है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो एक बात बताएं, पेन एंड पेपर बेस्ड वाले पेपर में गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, किसी को मार्क्स ज्यादा कम किया जा सकता है, थोड़ी बहुत एक लूप होल्स होते हैं। लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है ना, उसमें इस तरह की किसी भी मैल फंक्शनिंग की उम्मीद ना के बराबर होती है, तो ये और ज्यादा फेयर हो जाएगा एग्जाम का तरीका। सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आएंगे वो क्या होंगे? MCQ, यानी आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको आंसर क्या है टिक करना है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है भाई, क्योंकि सर 4 ऑप्शन होंगे, ये तो हमें पहले से मालूम है ना कि एक इसमें से सही है। लेकिन जब ऑप्शंस आपके सामने होंगे ना, जब आप पढ़ेंगे, आपको या तो चारों सही लगेंगे या लगेंगे ये चारों ही गलत हैं, सही वाला लग रहा है छूट गया यहां पर। तो ये इतना आसान नहीं होता भाई। एक्सप्लेन करना आसान होता है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है वो आसान है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन से भी उसमें कुछ लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी आपको चाहिए, ठीक है? इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। एडमिशंस आर बेस्ड ओनली ऑन सीयूईटी परसेंटाइल। अब ये बहुत एक अच्छी चीज है। अभी तक क्या होता था, इंसान 11, 12, खास तौर से 12 बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और बहुत बढ़िया परसेंटेजेस भी आपने स्कोर कर लिए। लेकिन आप ये जानते होंगे कुछ बोर्ड्स में जो चेकिंग होती है थोड़ा सा लीनियंट होती है, थोड़ी सी लिबरल होती है, जिसकी वजह से किसी किसी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छे 90+ बड़ी आसानी से मिल जाता है, बड़ी आसानी से। और कुछ बोर्ड्स होते हैं जहां पे चेकिंग काफी हार्ड होती है, 80% स्कोर कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूं, 2022 के पहले जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, अगर डीयू की आप बात कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें आपको सुन के हैरानी होगी, उसमें एक ईयर ऐसा था जब जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का वहां पे एडमिशन हुआ था, उसमें से 92% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ केरला के स्टूडेंट्स का हुआ था, और वहां के भी एक पर्टिकुलर शहर के स्टूडेंट्स का हुआ था, क्योंकि केरला बोर्ड कई बार बड़ी लीनियंट चेकिंग कर देता है।
और मार्क्स 95% अबव, 96, 97, 98 बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आपने दिन रात मेहनत करके 90 हासिल किया, आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा काम किया, वाकई में किया, लेकिन आपके आगे हजारों हैं जिनका 98% है, 99% भी है। यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिल पाया। यानी आपकी ये पूरी मेहनत, पूरी तपस्या आपकी बेकार चली गई। अब सीयूईटी ने सिस्टम को भी खत्म कर दिया। 12th में आपके जितने भी मार्क्स आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा भाई, भूल जाओ। अब 12th के मार्क्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू राउंड होगा, उसमें फायदा मिलेगा आपको उस मार्क्स का, लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया तो क्या होगा? सीयूईटी परसेंटाइल ही होगा। यानी आप सीयूईटी में कितना स्कोर करते हैं वो मायने रखता है। 12th में आपके परसेंटेज क्या आए, एडमिशन के लिए वो कुछ खास मायने नहीं रखता। वो मायने रखेगा, लेकिन कब? सीट एक है, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों का सीयूईटी परसेंटाइल सेम आ गया, सीट तो एक ही को दे सकते हैं ना, एक ही को दे सकते हैं, दोनों का सीयूईटी परसेंटाइल सेम है। अब यहां पे प्रिविलेज मिल जाएगा उस स्टूडेंट को जिसके 12th के मार्क्स उन दोनों में से ज्यादा होंगे। यानी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी कम कर दी, जिससे कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग स्टेट्स में, वो होना खत्म हो जाए। फिर एज देखी जाती है, उसके बाद एज देखी जाएगी। क्वेश्चन ये है कि सर अगर मार्क्स भी सेम है तो फिर एज देखी जाएगी। जिसकी एज ज्यादा होगी, मतलब जो उम्र में बड़ा होगा, उसे प्रेफरेंस मिलेगा, उसे प्रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि जिसकी एज कम है शायद उसे और मौका मिल सकता है, जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है उसे वो मौका नहीं मिल पाएगा। तब एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। पर्पस ये होना चाहिए कि हम सीयूईटी में अच्छा कर लें तो वो कंफ्यूजन ही ना हो, लेकिन हाँ क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको बताया। नो वेटेज फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ये मैंने बताई दिया आपको। द स्टडी हैज टू बी मोर नॉलेज बेस्ड रादर देन मार्क्स बेस्ड। इस बात से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगेन आप ही में से बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जहां आप पढ़ते हैं, एक सिस्टम बना लिया है स्कूलों ने कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो वर्ड बाय वर्ड बुक से होना चाहिए। वर्ड बाय वर्ड एज अ टीचर हमने क्लास में जो लिखवाया है वही होना चाहिए। आपने अपने आप से कुछ भी सोच के लिखा, हम काट देंगे। ये वाले सिस्टम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप सीयूईटी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंस नॉलेज की है, आपके रटने की नहीं है। क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ भी, खाली करेक्ट आंसर को टिक करना है, और उसके लिए नॉलेज आपकी होगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट मगिंग अप द थिंग्स। कुछ और बातें आपके जानने के लिए, एक और फायदेमंद बात आपको बताता हूं। पहले क्या होता था, इवन जब हम लोग ने भी अपने एग्जाम्स वगैरह दिए थे यूजी पीजी वगैरह के लिए, होता यह था सिस्टम, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म हमें भरना पड़ता था, और ढेरों यूनिवर्सिटीज होती थी, सबके अलग अलग फॉर्म फिलअप करो, सबकी अलग अलग फीस जमा करो, और सबके अलग अलग एग्जामों में अपीयर करो। आप सोचो कितना मेंटल प्रेशर था ये, कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर, कितना ज्यादा खर्च। अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर रहे हैं, सबका फॉर्म आप भर रहे हैं, सबकी फीस आप पे कर रहे हैं। और एक और बड़ी दिक्कत आती थी,
कई बार तो 2 या 3 यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम एक ही डेट पे पड़ जाता था, अलग अलग शहरों में, एक ही डेट पे, वो भी अलग अलग शहरों में। कोई बड़ी बात नहीं है, चार्टर प्लेन होता तो मैं मैनेज कर लेता। अब आप में से किसी के पास चार्टर प्लेन हो छत पे खड़ा कि बस एक एग्जाम दिया, बैठ करके यहां गए, फिर उड़ करके वहां गए, हो गया। लेकिन अभी हम लोग उस लेवल पे तो शायद नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या बना, रीजनेबल फीस ऑफ द फॉर्म अप्रोक्सीमेटली जस्ट 1000 ओनली, 1000 ऑनवर्ड्स। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1000 रुपए के करीब होगी, 1000 रुपए के करीब। यानी आपको मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भरने, मल्टीपल डेट्स पे एग्जाम नहीं देना है। डोंट हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बोर्ड्स। कई बार आप लोग को भी लगता होगा ना आपस में कि यार आईएससी बोर्ड में ना मार्किंग बड़ी इजी होती है, हमारे सीबीएसई में तो बड़ी टफ होती है। और आईएससी वालों को लगता है कि अरे यार सीबीएसई में तो मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हम आईएससी वालों को तो मिलते ही नहीं है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बोर्ड के आप हैं, आईएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी मार्क्स मिले, 12th के मार्क्स का कोई अलग से इंपॉर्टेंस यहां नहीं रहेगा। आपको सीयूईटी में अच्छा करना है बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। नलीफाइंग द इंपैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बोर्ड मार्क्स, ये मैंने बता ही दिया। नो इश्यूज ऑफ क्लैशिंग ऑफ डेट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, ये भी मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर कैन नाउ गेट एडमिशन एनीवेयर। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक कोटा बना दिया जाता था, डोमिसाइल कोटा, कि भाई इस यूनिवर्सिटी में यहां के लोकलाइट्स के लिए 40% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। तो अल्टीमेटली बाहर के लोगों के लिए सीट्स तो वो कम हो गई ना। अब ये सारा सिस्टम भी खत्म। आप रहते हो प्रयागराज में, आप अप्लाई करना चाहते हो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, आपको इक्वल एडवांटेज मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एडवांटेज कम या किसी को ज्यादा, सबको एक बराबर देखा जाएगा। कैन अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एज पर योर ओन चॉइस। अब ऐसा नहीं है कि आप एक या दो ही यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई करना चाहें, एक साथ आप दर्जनों यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी आपको लगता है ये मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, अप्लाई कर दो उसको। फिर सिंस द एग्जाम कंडक्शन इज बेस्ड ऑन हाइब्रिड मोड, नो चांसेस ऑफ बायस्ड रिजल्ट। बायस होगा ही नहीं, पार्शियलिटी होगी ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा, चेकिंग एवरीथिंग। तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो ही नहीं सकता। आगे, irrespective of the subjects in class 12, one can opt for any course of one's choice. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब है इसका, ये भी आपको बता देता हूं। सर हमने 11th-12th कॉमर्स साइड से पढ़ाई की है, लेकिन सर हम आगे चल करके हम बीकॉम नहीं करना चाहते हैं। सर आई वॉन्ट टू डू बीए, हम कुछ और करना चाहते हैं सर, हमारा आगे का एम शायद यूपीएससी क्लियर करने का है, आईएएस पीसीएस। सर हम आगे चल के बीकॉम नहीं करना चाहते। अभी तक के एग्जिस्टिंग सिस्टम में यह था, अगर आप कॉमर्स से आपने पढ़ाई की है 12th तक, तो आप आगे चल करके ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, बीकॉम, और कुछ नहीं। अब यह सिस्टम भी खत्म हो गया, अब यह सिस्टम भी खत्म हो गया। 12th तक आपने कॉमर्स किया है ना, आगे चल करके आप साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, हिस्ट्री में आप कुछ करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं। वैसे ये साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मुझसे कहीं बेहतर
एक और सर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी वो पीछे हैं, अभी आप उन्हें देखा नहीं है उनको। सर प्लीज एक बार आप अपने आप को दिखा तो दीजिए बच्चों को कम से कम। अभी दीपेश सर आप लोग को और एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। दीपेश सर के बारे में मैं ज्यादा क्या ही कहूं, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के बारे में कुछ भी जानना है तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन हियर, क्योंकि दीपेश सर हिमसेल्फ हैज सैट इन आईएएस इंटरव्यू फॉर 2 times। तो उनसे बेहतर ये चीज, he has been qualified, he has qualified many exams, but he hasn't joined anywhere because his ultimate aim is just to qualify IAS। तो अभी ये सारी बातें भी वो आपको बताएंगे और अच्छे से, ठीक है? अभी जब तक मैं आपको बोर करने के लिए काफी हूं। सो अभी आप 12th में कुछ भी पढ़ें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके बाद भी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट और में आगे चल करके सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं। यानी आपके लिए सारी फील्ड्स ओपन रहेंगी, कुछ भी क्लोज नहीं होने वाला, सब ओपन रहेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डीयू फॉलोड बाय बीएचयू एंड ये तो एक डेटा है खाली कि सबसे ज्यादा डीयू के लिए लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद बीएचयू, उसके बाद एयू। अब यहां पर कुछ एक सीट्स कितनी कितनी है उसके बारे में छोटा सा डेटा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 44 यूनिवर्सिटीज मिला करके 69,500 समथिंग सीट्स हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज की 41 स्टेट यूनिवर्सिटी में 90,000 प्लस सीट्स हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 24,000 से ज्यादा सीट्स हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 1,43,000 से ज्यादा सीट्स हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, ये सब जो है ये बढ़िया कॉलेजेस के बारे में है, ये पूरा डेटा। ये कुछ मतलब ऐसा कोई भी कॉलेज है ऐसा नहीं, जो बेस्ट कॉलेजेस है वही उसी का है डेटा। अब ये देखिए, यहां पे आपको कुछ चीजें और आपका दिमाग खोलने में हेल्प करेंगी। ये है एप्लीकेशन रिसीव्ड 2022, इस साल का 2024। 9,90,000 लोगों ने फीस पे की थी 2022 में। 13,40,000 लोगों ने अल्टीमेटली फीस पे की थी 2024 में। अब आप ये सोचो, 2 साल में ये फिगर तकरीबन 3.5 लाख से बढ़ गया। अभी तो 2 साल और बाकी हैं, ये फिगर कितना बढ़ेगा ये आप समझ सकते हैं। अब यहां पर डेटा दिया है किस सब्जेक्ट के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। इससे आपको एक प्रेफरेंस समझ में आएगा। सब्जेक्ट सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। यहां पे जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डेटा दिया है। अब जैसे इंग्लिश की अगर बात करें, कितना फिगर था ये? 5,95,000 2022 में। 2024 आते आते ये दुगना हो गया। 10 लाख लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं सीयूईटी में। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको आगे चल के क्या करना चाहिए। जनरल टेस्ट ये कंपलसरी होता है। कुछ लोग लेकिन इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये एक तरीके से कंपलसरी, मतलब लिखा नहीं है कंपलसरी, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपलसरी है। ये आपने नहीं किया तो आपको एडमिशन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलने वाला। पहले लोग इसकी इंपॉर्टेंस कम जानते थे, तो 5 ही लाख लोगों ने लगभग अप्लाई किया था। अब धीमे धीमे बढ़कर के ये 8 लाख के ऊपर चला गया ये फिगर। फिर आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी कितना है भाई? ये 1,22,000, ये बढ़कर के हो गया 1,80,000। अब सरप्राइजिंगली आपको एक चीज नजर आएगी, अकाउंट से ज्यादा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लोग भरते हैं। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं अभी रीजन। 1,50,000 था, यह फिगर 2 लाख के भी ऊपर चला गया। इसका फायदा क्या है? इकोनॉमिक्स एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी होता है, और अगर आपको बीए करना है
वहां पे भी होता है। तो जब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भरते हैं ना सीयूईटी में, तो एक साथ आपकी दो राहें खुल जाती हैं। आप बीकॉम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और मान लीजिए लास्ट मोमेंट माइंड चेंज हो गया आपका, तो आप बीए के लिए भी इनरोल्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अकाउंट्स भरते हैं, तो आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लिमिटेड कर देते हैं। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ बीकॉम। माइंड अगर लास्ट मोमेंट पे चेंज भी आपका होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, यू विल बी हेल्पलेस। तो बेहतर यह होगा कि आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों को अप्लाई करें। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स का यहां पे लिखा है, आप देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज, जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये कॉमर्स के नाम पे पढ़ते हैं, और जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये बिजनेस स्टडीज के ही नाम से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जितनी भी कॉमर्स वाली यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे कॉमर्स का एडमिशन है बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, वहां पे ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंपलसरी है। इस सब्जेक्ट को आपने इनरोल्ड अगर नहीं किया है, तो चांसेस यही है कि आपको शायद एडमिशन ना मिले। यानी कॉमर्स साइड रहते हुए आपको 3 सब्जेक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे एग्जाम में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। तीनों अप्लाई करने चाहिए आपको, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, अप्लाई करना चाहिए मतलब क्या? एक्चुअली में अभी वो आपको आंसर मैं आगे दे दूंगा, क्या सिस्टम होता है अप्लाई करने का, वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टेंटेटिव आपके सामने कुछ डेट्स हैं। हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जिनका सेटअप बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए वो सारी फुलफिल कर दी है उन्होंने। लेकिन अभी उनको यूनिवर्सिटी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा हासिल नहीं है। वो अपने आप में ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट होता है। तो इस तरह से वो डीम्ड होती। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब उनको मान लिया जाता है एक तरीके से कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड यूनिवर्सिटी है, उसे डीम्ड कहते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं आपके सामने 2026 के हिसाब से। सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। और ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, सेकंड वीक ऑफ फरवरी आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि इसी टाइम ड्यूरेशन में आपका बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन 4th वीक तक आएगा, सबमिट करने की डेट होती है 4th वीक ऑफ मार्च। बाय दैट टाइम आपका बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा तब तक। सीयूईटी का एग्जाम कब होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 2nd वीक ऑफ मे, मोटा मोटा आप पकड़ लो 15 तारीख के आसपास। आपके बोर्ड एग्जाम्स लगभग मान लो आप 10, 15, 20 मार्च तक खत्म होंगे, और एग्जाम होगा 15 मई को। लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का समय आपके पास होता है। लेकिन यह समय ना, सही बताएं आपको, ये कम है। इतने समय में आप पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए पहले से प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इतनी पढ़ाई एक साथ कर पाए नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो पढ़ाई सब्जेक्टिव बेसिस पे आप कर रहे हैं, और सीयूईटी के लिए पढ़ाई कैसी करनी है आपको? ऑब्जेक्टिव। पढ़ाई करने का तरीका ही एकदम अलग है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा थोड़ा, ताकि आंसर की रिजल्ट 4 जून वगैरह ये सब आप समझ सकते। अब ये देखिए,
सीयूईटी ओवरव्यू में कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज, सीयूईटी के थ्रू आप किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम जनरल, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे कोर्सेज आपके सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। सीए, सीएस, ये सीयूईटी में कवर्ड नहीं होता। ये आपको करना है तो इसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सीए और सीएस को छोड़ करके लगभग कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनको इनरोल्ड होने के लिए उसमें आपको सीयूईटी ही एग्जाम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। साइंस की भी अगर बात करें, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, अब चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी में भी करना हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इवन बीटेक को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। बस आप एमबीबीएस वो इसके थ्रू नहीं कर सकते, बाकी लगभग सब कुछ आप सीयूईटी के थ्रू कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज की बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए किसी भी सब्जेक्ट में, ढेर सारे सब्जेक्ट लिखे हैं आपके सामने, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ बीए एलएलबी, ये आज के समय पे वन ऑफ द हॉट कोर्सेज हैं आपके, मोस्ट डिजायर्ड कोर्सेज हैं आपके ये, क्योंकि आपको एक साथ 2 डिग्रीज मिलती हैं, बीए अलोंग विथ एलएलबी। और आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ना सरवाइव करने के लिए आपको दूसरों से 2-4 कदम आगे रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, आगे नहीं नजर आएंगे। तो ये सारे कोर्सेज इसी में आएंगे। ये है वो टॉप यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं 285 प्लस, लेकिन ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशंस लेती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, आप जो मीडिया में सुनते हो वो भूल जाओ। सच्चाई यह है पिछले आप 8-10 साल से जो गवर्नमेंट रैंकिंग निकालती है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, उस रैंकिंग में लगातार नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज जेएनयू। जेएनयू में एडमिशन पाना ही अपने आप में एक क्राउन आपके सर पे रखने के बराबर की बात होती है, ठीक है। बाहर बैठ करके क्रिटिसाइज कर देना बड़ा आसान है, उसका हिस्सा बनना जेएनयू का, वहां का स्टूडेंट बन पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वो। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो लगभग हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यहां पे एडमिशन मिल जाए तो लगेगा कि भाई हमने आईएएस क्वालिफाई कर लिया एक तरीके से। एक्चुअली नहीं, इट्स लाइक दैट, बहुत टफ है यहां पे एडमिशन पाना एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये समझ लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के बराबर है ये। इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। अब ये भी आपने मीडिया में पता नहीं किस तरह से सुना है, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब ये भी आपको बता दूं, अगेन पिछले 8-10 साल की रैंकिंग आप देखोगे ना, जो गवर्नमेंट निकालती है हर साल, पिछले 8-10 सालों में ये लगातार रैंक नंबर 2 यूनिवर्सिटी है इन इंडिया, रैंक नंबर 2। इस साल, ये भी आपको बता दूं, इस साल देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, लगभग हर साल 450 से 500 आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं देश में, और उसमें से लगभग 20% इस साल जो आईएएस ऑफिसर्स बने हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं।
इससे आप समझ लो कि लेवल ऑफ स्टडी और नॉलेज वहां पे क्या होती है, इससे आप अंदाजा लगा लो। यानी यहां पे एडमिशन पाना अपने आप में कितना टफ है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। ये है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या है भाई? बड़ा सिंपल सा है भाई। अब ये देखो क्या लिखा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स 1000 रुपए की फॉर्म फीस होगी उनकी। फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 900 रुपए। स्केड्यूल कास्ट ट्राइब्स 800 रुपए। आउटसाइड इंडिया कोई मतलब नहीं है इस बात का। एडिशनल सब्जेक्ट्स 400 रुपीज पर सब्जेक्ट, 375, 350। सर ये समझ में नहीं आया, अप टू 3 सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट, ये सब क्या है? देखो, सीयूईटी एग्जाम में आपको चॉइस दी जाती है कि आप कितने सब्जेक्ट्स में अपीयर होना चाहते हैं। 3 सब्जेक्ट्स तक अगर आप चूज करते हैं तो फीस होगी आपकी। लेकिन आपको लगता है नहीं, मुझे और भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे देना चाहिए, टू कीप माई ऑल द एवेन्यूज ओपन, तब आप जितने सब्जेक्ट्स का और एग्जाम देंगे पर सब्जेक्ट आपकी फीस बढ़ेगी। लेकिन बहुत नॉमिनल फीस है ये, कोई बहुत ज्यादा वाली फीस नहीं है कि हजारों हजार रुपए में पे करना है ना? तब भी आप देख सकते हो बड़ी नॉमिनल फीस है। ये है वो जो आपको पढ़ना है सीयूईटी में, ये मेन है आपके लिए जानना। सीयूईटी एग्जाम पैटर्न सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और सेक्शन 1 अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी। सेक्शन 1 का ये लैंग्वेजेस का है। मिनिमम 1 लैंग्वेज हैज टू बी टेकन। अब कई सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमी, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन आप मान के चलो मोर और लेस आप सब लोग का जो चॉइस होगा, यूनानिमस चॉइस होगा, वो इंग्लिश हो जाएगा। ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है? ये तो आपको अप्लाई करना ही करना है। मतलब ये एक तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा ना, तो ये तो अप्लाई करना ही करना है। सेक्शन 1B ये ऑप्शनल लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शनल, अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, ये ऑप्शनल है। एक तरीके से मान के चलो ये आप पे अप्लाई नहीं होता। तो ये है क्यों, ये भी आपको बता दें। देखो ऐसा है ना, हर स्टेट में, हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज भी होती है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह पे लोग इंग्लिश तो बोलना जानते ही जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब भाई मान लो हमारे स्टेट में, जो हमारा कोई स्टेट है, वहां की कोई लोकल लैंग्वेज है, हमें सिर्फ उसी लैंग्वेज का ज्ञान है, ना हमें इंग्लिश आती, ना हिंदी आती, कुछ नहीं आता। तो भाई हम तो वही लैंग्वेज लेंगे ना, हम किसी और लैंग्वेज में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके ऊपर एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये मान के चलो सेक्शन 1A और B मिला करके आपको एक चूज करना है, और वो मोर और लेस क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश। तो ये कंफ्यूजन तो यही खत्म हो गया। सेक्शन 2 डोमेन, ये आपका चॉइस वाला मामला है। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स कैन बी टेकन, 6 सब्जेक्ट तक आप ले सकते हैं मैक्सिमम। अब देखो यहां पे सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, इसमें कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के भी हैं, ह्यूमैनिटीज के भी हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप हैं। आपको लगता है आप अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, साथ में आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी भी लेना है, ले लो भाई। आपको लगता है हिस्ट्री लेना है, ले लो भाई। आपको लगता है पॉलिटिकल साइंस लेना है, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने 6 सब्जेक्ट्स ले लिए, इससे आपका जो स्कोप होगा फॉर अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितने कम सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट करोगे, आप अपना स्कोप उतना नैरो डाउन करते जाओगे। सब्जेक्ट्स ज्यादा चूज करोगे, आपके एवेन्यूज बढ़ते जाएंगे आपके।
तो ये पूरी चॉइस आपकी होगी, लेकिन ठीक है, जब चॉइस करने का मौका आएगा तब का तब देखा जाएगा। और ये सेक्शन 3 कंपल्सरी एक तरीके से मानो इसको जनरल टेस्ट होता है, लेकिन ये एक जनरल टेस्ट अपने आप में कई सारी चीजों को मिला के होता है। पहली चीज होती है जनरल नॉलेज। ये तो आप सबकी वैसे ही बहुत स्ट्रांग होगी, है ना। जनरल नॉलेज तो आजकल हर दूसरा इंसान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो ही रहा है। रोज सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेके रात होते होते तक ज्ञान की वो सारी बातें जो किसी को भी नहीं मालूम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ ही जाती है, और हमें लगता है हम दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, है ना। तो जनरल नॉलेज तो आप सबका बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड अभी दीपेश सर आप लोग को बताएंगे, तो आई थिंक आप लोग का कुछ और जनरल नॉलेज का ज्ञान बढ़ेगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज बहुत सारे को लोगों को लगता है ये सेम चीज है, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग है। जनरल नॉलेज स्टैटिक होती है, मतलब जो है बदलेगी नहीं। When India got its independence 15th August 1947, ये बदलने वाला नहीं है, ये सेम ही रहेगा। और करंट अफेयर्स क्या है, जो रोज के रोज बदलता है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज कहां पे क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हो रहा है, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, आसान भाषा में मैथ्स के कजन्स, ठीक है, सेकंड कजन, थर्ड कजन, सारे कजन्स हैं यहां पर मैथ्स के। और मैथ्स ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स का तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इतना अच्छा आता है, इसलिए वो लोग 11th 12th में लेते ही नहीं है मैथ्स, है ना। सर 10th तक में इतना पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आता है सर, हमको तो सब आता है ना। अकाउंट्स कर तो रहे हैं सर, उसमें मैथ्स आती तो है, प्लस माइनस ये सब आता है, उतना आता है बहुत, ठीक है। तो मैथ्स और उनके सारे कजिन्स जो आपसे रूठ गए होंगे, उनको भी आपको दुलार के, पुचकार के मनाना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके उनको कहना पड़ेगा वापस आ जाओ भाई, गलती हो गई, हमसे दूर चले गए थे थोड़ा, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ये पैटर्न है आपके एग्जाम का। सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेजेस का होता है, सेक्शन 1 ए और बी दोनों मिला के 13 और 20 33 लैंग्वेजेस हैं, आपको एक ही करनी है, यानी इंग्लिश। उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, आंसर आपको लेकिन सिर्फ एनी 40 का करना है, मतलब 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, चॉइस में आएगा। टाइम कितना होगा, 45 मिनट्स फॉर दिस इंटायर सेक्शन 1। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट 45 आउट ऑफ 50, 35 आउट ऑफ 40, 45 और 60। अब ये क्या मतलब हुआ, ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट्स में कैटेगरी बनाई गई है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा, और जो थोड़ा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, उसमें टाइम आपको 60 मिनट्स मिलेगा। अब यहां देखो लिखा है, इन सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स। आप अपने समझने के लिए समझ लो, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। और बाकी पेपर्स कोई भी आप ऑप्ट करते हो 45 मिनट्स।
और जनरल टेस्ट 60 क्वेश्चंस आएंगे, करने होंगे 50, टाइम होगा 60। अब जरा टाइम के बारे में थोड़ा एक समझ लो। 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में, यानी पर क्वेश्चन आपको टाइम कितना मिल रहा है? हाँ, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा ना, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है ना एक तरीके से। 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। एग्री? यही ना? गलत, गलत। 1 मिनट से ज्यादा नहीं, 1 मिनट से कम मिल रहा है। सर इतनी मैथ्स तो हमको आती है सर। 40 क्वेश्चन 45 मिनट। सर अभी हमने कैलकुलेटर में देखा 45 बड़ा होता है 40 से। हमने गूगल भी करके देखा सर, 45 इज बिगर देन 40, और 45 डिवाइडेड बाय 40 करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, यानी 1 मिनट से ज्यादा ही तो मिलेगा नहीं, 1 मिनट से कम मिलेगा। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? अब एक बात बताओ जरा, सोचो और बताओ। 40 क्वेश्चन करने हैं, यह कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से 40 वाले करने हैं? जब आप पूरे 50 पढ़ोगे, उसमें से चूज करोगे, ये वाला तो भाई सर के ऊपर निकल गया, ये वाला नहीं करना है, ये वाला तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, हटा दो उसको भी। पढ़ोगे पूरे 50, दिमाग पूरे 50 पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप चूज कर पाओगे कि 40 करने कौन से हैं। यानी आपको एक तरीके से 40 नहीं 50 करने हैं 45 मिनट में। अब टाइम देखो क्या हुआ, 1 मिनट से भी कम का। आई बात समझ में? चलिए, यहां पे हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क आपका माइनस होगा। अब बस ये लास्ट एक चीज आपको समझाने वाली है, बोर्ड एग्जाम वर्सेस सीयूईटी। आप जो बोर्ड एग्जाम्स कर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं लगातार, उसकी पढ़ाई और सीयूईटी की पढ़ाई में अंतर क्या है? बोर्ड एग्जाम क्या होता है? सब्जेक्टिव, राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। यह क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट द राइटिंग स्किल। ठीक, पहला अंतर तो यही है, और यही एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ाई करने का तरीका ही अलग है। एक जगह आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है और एक जगह आपसे एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मांग रहा, सिर्फ आंसर मांग रहा है। यू हैव टू बी पिन पॉइंटेड एक्यूरेट फॉर आंसरिंग दैट। बोर्ड एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, कितना भी बकवास आंसर लिख दो, कितना भी बेकार, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, एकदम दिमाग खराब हो जाए उसका एकदम, तब भी वो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कर सकता। कई बार मैं भी कॉपी चेक करता हूं ना, तो क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों के आंसर तो भाई जो बेहतरीन होते हैं, और सर हमने एकदम सही लिखा है सर, जैसा आपने बताया था सर वैसा ही लिखा था हमने। मुझे याद है आज भी एक क्वेश्चन, बहुत पहले एक किसी बच्चे की कॉपी में था, क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी। क्या बेहतरीन आंसर था, लॉन्ग आंसर था, 2 पेज का पूरा लिखा था उसने। टेक ऑफ स्टेज इज द स्टेज इन विच द इकोनॉमी टेक्स ऑफ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द इकोनॉमी इज नॉट टेकिंग ऑफ, it will never take off. Take off always has to be gathering space, gathering speed to be able to take off. पूरा 2 पेज का बेहतरीन आंसर था। मुझे लगा वो आंसर को 3-4 बार अगर मैं पढ़ लूं तो मैं पायलट तो बन ही जाऊंगा और प्लेन उड़ाना तो सीख ही जाऊंगा। इकोनॉमी टेक ऑफ हो या हो, प्लेन मेरा जरूर टेक ऑफ हो जाएगा। कितना भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, नेगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे
negative marking is there, more accuracy is needed. यहां क्लास 12 सब सिलेबस ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स. अब ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लग सकता है ये. यहां तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, अलग अलग जो बोर्ड्स हैं. क्लास 12 सिलेबस बेस्ड ऑन, सर हम तो आईएससी बोर्ड के हैं सर, अब एनसीईआरटी तो सर सीबीएसई वाले पढ़ते हैं. तो यार अब ये डिस्क्रिमिनेशन तो भैया है. आपको मोर और लेस सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा. लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, वैसे भी आप लोग आईएससी सीबीएसई सब साथ ही में पढ़ते हो. आप देखते होंगे कि सिलेबस में आईएससी हो या सीबीएसई ज्यादा अंतर रहता नहीं है. 2-3 चैप्टर्स बस इधर उधर होते हैं. ठीक है. तो जो सिलेबस डिजाइंड है वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा लॉपसाइडेड है टुवर्ड्स सीबीएसई, एनसीईआरटी. तो वो थोड़ा अलग है, लेकिन वो आप कर लोगे, इतना भी टफ नहीं है कि आप ना कर पाओ. यहां पे 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से लगभग आपको टाइम मिलता है. 2 मिनट्स. 80 नंबर का पेपर होता है. टाइम कितना मिलता है? 180 मिनट. 180 डिवाइडेड बाय 80 करो, पर मार्क्स 2 मिनट से ज्यादा का समय है. और यहां पे क्या है? 1 मिनट से भी कम. अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको. आपको टाइम अपने सोचने का, आंसर करने का हाफ करना पड़ेगा, हाफ से भी कम. यानी यू हैव टू बी फास्टर, सोचने में भी, अप्लाई करने में भी. यहां एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस होती है परसेंटेज, यहां रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है परसेंटाइल. यहां पे आप कॉम्पीट सिर्फ अपने आप से करते हैं. हमारा 100 में से कितना परसेंट बन जाए, वहां पे आप अपने आप से नहीं करते. वो 20 लाख लोग जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सब से आपको कॉम्पीट करना होता है. इसलिए वहां परसेंटाइल लगेगा, ना कि परसेंट. आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन 100 और लोगों के भी वही मार्क्स आए हैं, तो आपका परसेंटाइल गिर जाएगा. तो यहां पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बोर्ड एग्जाम क्या है? ये एक अचीवमेंट टेस्ट है. आप अचीव करते हो कि यस आई हैव स्कोर्ड मोर देन 90%, लेकिन ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है. ये आपका क्या डिसाइड करता है? सिलेक्शन. तो ये सिलेक्शन टेस्ट है. अचीवमेंट आपने पा लिया, लेकिन अगर आप सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो खाली उस अचीवमेंट का आप करेंगे क्या? अब यहां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं. इस साल हमारे कुछ बच्चों ने, जिन्होंने ड्रीम कॉलेज होता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इनसे मिले भी होंगे आप लोग, शायद एक आध सेशन हुआ होगा इनका. नहीं हुआ है तो जरूर हम लोग ट्राई करेंगे कि जब भी ये लोग छुट्टी पे आते हैं, क्योंकि अभी सब तो ये एसआरसीसी में ही है, जब छुट्टी उट्टी में आएंगे तो एक बार इन लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है. तो कार्तिकेय शुक्ला, ही स्कोर्ड 788 आउट ऑफ 800. बहुत, मतलब ऑल इंडिया रैंक 158 है, एसआरसीसी में सिलेक्शन. देन कावेरी 776 आउट ऑफ 800, एसआरसीसी में सिलेक्शन. देवेश वर्मा एसआरसीसी में सिलेक्शन. ये जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हैं, मिरिंडा हाउस, किरोलीमल कॉलेज, आत्माराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ये सब अपने आप में, मतलब आप कभी नेट पे ही सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा इन कॉलेजेस का लेवल क्या है. और इन कॉलेजेस से पढ़ करके जब आप निकलते हैं बाहर, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो ऐसे शब्दों में मैं कितना भी बता दूं, लेकिन तब भी कमी रहेगा अपने आप में. और सेम यही स्टोरी लास्ट ईयर की भी थी, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये सब चीजें.
और इसके अलावा कितने और कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हुए हैं फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ओनली, वो सारी चीजें यहां, ये तो बहुत कम नाम लिखे हैं, मतलब हम लोग ने बहुत सारी जैसे बीएचयू और एयू वगैरह में कितने लोग का हुआ वो सब तो लिखा ही नहीं, जो खाली टॉप 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 था वही बस खाली लिख के छोड़ दिया। तो दिस इज ऑल, आप देख सकते हैं। एंड फाइनली अब एक थैंक यू कि इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा। आई होप आप लोग को सारी बातें सीयूईटी से रिलेटेड जो जानने लायक थी आपको समझ में आई होंगी। एनी डाउट स्टिल एनीबडी हैज? बेटा वो कट ऑफ का प्रोसेस जब आप एग्जाम दे लोगे, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो अपने हिसाब से ही वो कट ऑफ खुद ही निकालती है, मतलब वो मार्क्स निकालती है, और फिर हर कॉलेज अपना कट ऑफ अलग अलग निकालता है। वो कैसे क्या होगा उसमें आपको पूरा, मतलब यहां पे भी ऑफिस और विकास जी वगैरह सब हेल्प करेंगे जब आपका आएगा समय वहां पे। हाँ बेटा, रीडिंग टाइम एज सच कुछ अलग से होता नहीं है, तो आपको उसी समय करना है जल्दी जल्दी जो भी है। जैसे ही आपकी कंप्यूटर पे स्क्रीन ओपन होगी टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो रीडिंग टाइम एज सच नहीं है कुछ। सबको क्लियर? चलिए अब बस सर प्लीज। दीपेश सर जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, अब मैं इनको क्या ही कहूं इनके बारे में, क्या कहते हैं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर वाली बात होगी इनके बारे में मैं कुछ भी अगर समझाऊं। हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन इतना कह सकता हूं, और ये आपको सीयूईटी के हर अलग अलग लेवल्स पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब इनके पास जो एक्सपीरियंस है अलग अलग चीजों का, कहने में अजीब लग रहा है लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक्सपीरियंस मेरे पास भी नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। और ये बहुत सारी चीजें आपके लिए इतनी सिंप्लीफाई कर देंगे, शायद आपको भी लगेगा कि हाँ इस चीज को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते थे, तो बड़ी सिंपल है। तो आज दीपेश सर बस थोड़ा समय आप लोग का और लेंगे और कुछ अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग आई थिंक करंट अफेयर्स, जीके, ये सब पढ़ने का तरीका क्या होता है, या फिर और भी अलग अलग चीजें। तो इंटायरली योर्स सर नाउ। थैंक यू सर। And being one of his student, it's been absolute proud movement कि अगर मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूं। बाकी रेस्ट इतना सब सुनने के बाद क्या लग रहा है, अभी तक जितना पढ़ा सब बेकार था। अब सही से पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। आई थिंक आपको बाकी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी जो सर ने बताई। कोई डाउट किसी चीज में, किसी सेक्शन में? प्लीज। करंट अफेयर में कितने महीने का पूछा जाएगा, करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, जीके में कितना पढ़ना है, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बाय करंट अफेयर्स वी मीन कि एटलीस्ट फॉर अ ईयर, अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर मंथली कवर करते हैं, यू डोंट नीड टू थिंक अदरवाइज कि हमें करंट अफेयर में कितना स्कोर करना है या वो क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। नंबर वन। नंबर टू, जीके और करंट अफेयर्स की जब आप बात करते हो तो कोई पूछता है सिलेबस क्या है। लेट मी टेल यू एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, अंडर द सन जितनी चीजें हो रही हैं सब सिलेबस है, करंट अफेयर्स का, जीके का। जीके, जब हम जीके की बात करते हैं, आप जीके से क्या समझते हैं? जीके इज स्टैटिक, जो हो चुका है। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक बात करी, बिकॉज में ये इस पे लिखना था मुझे, 15th ऑफ, हाँ बोर्ड चाहिए। अभी सर ने एक बात कही, 15th of August 1947 we got independence. I hope everybody agree to this. Really everybody agree to this? पक्का 15th August 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे था। Has anybody taken legal here? किसी ने लीगल लिया है? लिया है, लीगल लिया है। 15th of August 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इज ट्रांसफर ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस द सेम थिंग? लिखा तो ये हुआ है।
तो आपको 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी? अप टू यू, सोचेंगे आप इस पर। 15 अगस्त 1947 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस सेम थिंग है। ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां पे आके पढ़ाइए, दैट डजंट मीन कि इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी होगी, करेक्ट? ट्रांसफर ऑफ पावर, ये क्या है? जीके। जीके इज रियली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। रीजन है, आपने हिस्ट्री क्लास 10th के बाद नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स होती हैं। हिस्ट्री में डेट्स सिर्फ नहीं होती हैं, हिस्ट्री में डेट का लिंकेज होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2047 इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। क्यों 2046 या 2048 क्यों नहीं कहा? एनी गेस व्हाई 2047 प्रिसाइसली? इन्होंने कहा 1947 में से लेकर 2047 तक 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम इंडिपेंडेंस 1947 में कैसे पा गए? Why not 1946? Why not 1956 या एनीथिंग लाइक दैट? एग्जैक्टली इसके 100 ईयर पहले जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हिस्ट्री में जो आप सबको पता है, एटलीस्ट उतना पता है, लगभग इसके आसपास था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। 100 इयर्स तक लाइए, लगभग आसपास आया। इसके ठीक 100 इयर्स पहले चले जाइए, बैटल ऑफ प्लासी का नाम सुने? 100 इयर्स, 100 इयर्स, 100 इयर्स। दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज, a proper synchronization of 100 years events. After every 100 years India rises to a different platform. एक और एग्जांपल देते हैं। महात्मा गांधी came to India in which year? अगर एक गेस करिए आप, he came to India in the year 19 agreed 1914-15 he came to India, महात्मा गांधी। एग्जैक्टली इसमें 100 इयर्स ऐड करिए, क्या होगा? महात्मा गांधी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? 2014 हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? फ्रॉम विच स्टेट? दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज, अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। अगर आप, अभी सर ने कहा ना नॉलेज बेस्ड, ये नॉलेज बेस्ड, इट इज नॉट जस्ट इवेंट्स कि हो रहा है बस, हम देख रहे हैं चीजें हो रही हैं। एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपरली लिंक्ड, वेरी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड। जब आप इस अप्रोच के साथ पढ़ते हो, एवरी एग्जाम्स रियली बिकम इजी, रियली बिकम वेरी हैंडी टू थिंक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ यू आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, राइट? जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हैव यू हर्ड अबाउट प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या है? ऑल, क्या वो कौन सी बुक चल रही है आपके इकोनॉमिक्स में? फ्रैंक। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम, चलो सेकंड बता दो। फर्स्ट ही नहीं कहेंगे, फर्स्ट नहीं पता सेकंड कैसे? फर्स्ट इज हेरोड डोमर मॉडल। कहां से आया ये? ये कोई गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, चैप्टर फर्स्ट पेज, थर्ड लाइन लिखा हुआ है, ये प्रिसाइसली लिखा हुआ है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप देख सकते हैं। थर्ड लाइन पे मेंशन है हेरोड डोमर मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है पीसी महालनोबिस मॉडल। जस्ट लाइक दैट, आप जब इसको प्रॉपरली पढ़ते जाओगे, आई एम जस्ट टेलिंग कि आपको जब जीके पढ़ना है, जीके कंप्राइजेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। दिस इज व्हाट जीके इज, एब्सोल्यूट स्टैटिक सेक्शन। मैं आपसे पूछूंगा विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो आप रेटिनॉल ही बताएंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते। मैं आपसे विटामिन सी पूछूंगा, आप मुझे एस्कॉर्बिक एसिड ही बताएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। मैं आपसे ज्योग्राफी कहूंगा, ज्योग्राफी में हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, 1 कॉन्टिनेंट ईच टाइम। अगर हम एक एक कॉन्टिनेंट एक एक बार में पढ़ते हैं, बिलीव मी,
if you start today, you will have a very good grip on geography. Geography के कम से कम 5 सवाल, अगर 5 सवाल आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिए, आउट ऑफ 5 इफ यू हैव डन 4, you have done remarkable job. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी अगेन आफ्टर क्लास 10 नहीं पढ़ी होगी, मैपिंग नहीं करी होगी. पोलैंड का कैपिटल क्या है? आई एम नॉट, हाँ जी, वॉर्सो. एक को पता है पोलैंड का कैपिटल. फिनलैंड का कैपिटल क्या है? ये मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो एग्जाम में आया है. फिनलैंड का कैपिटल, बैठे 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 प्लीज. फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी. दीज आर द थिंग्स जब आप मैपिंग करते हैं देन आपको आता है. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ज्योग्राफी. पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, वी विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस. सिमिलरली साइंस में यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, प्रिसाइसली फोकसिंग ऑन बायो. सेलेक्टेड चैप्टर्स, ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. एंड देन फाइनली इट इज जो कि आपने पढ़ा है, बाकी मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आप वो पढ़िएगा. दिस इज व्हाट जीके इज. करंट के साथ हम क्या करते हैं? हम करंट हर लेक्चर में उस मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं. इफ यू स्टार्ट कंप्लीटिंग मंथली करंट अफेयर्स, आपको साल भर का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं. एब्सोल्यूट नो रिक्वायरमेंट. क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, साल भर का करंट अफेयर इज अ फॉल्स आइडिया. नहीं पढ़ सकते आप साल भर का करंट अफेयर. कैसे डिसाइड करोगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये लेस इंपॉर्टेंट है? यू जस्ट कैन नॉट डिसाइड. आप नहीं, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता. नॉट इवन मी कैन डिसाइड कि ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेते हैं. बट इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो वेयर देयर इज फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज सेपरेट करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा, कि क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. आज के टाइम पर अगर वी कैन स्टडी इन करंट अफेयर कनाडा, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि वहां पे डस्टबिन ट्रूडो है. आई मीन जस्टिन ट्रूडो. जस्टिन ट्रूडो, राइट? इफ यू वांट, आप यूक्रेन पढ़ना इंपॉर्टेंट समझते हैं आज के टाइम पर? इंपॉर्टेंट इज इजराइल है, ईरान है, अमेरिका. रिसेंटली इंडिविजुअल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड डक बिकेम द प्रेसिडेंट. ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. बट इंपॉर्टेंट न्यूज ये नहीं है कि राहुल गांधी वेंट टू चाइना. आई एम सॉरी, आई एम अ नॉन पार्टीशन इंडिविजुअल. मैं हंसी मजाक करूंगा भाई, कोई पॉलिटिकल सीरियस नोट मत लेना. आई कैन मेक जोक ऑफ मिस्टर मोदी, आई कैन मेक जोक ऑफ राहुल गांधी, बिकॉज वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? बट विद ड्यू प्रिकॉशन, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है. तो बट द थिंग इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द ईयर एंड द ईयर टू कम. वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक सेक्शन. जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक सेक्शन. व्हाट डू यू वांट? मैं आपसे पूछूंगा, डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन और स्टार्ट विद हिस्ट्री? हाउ मेनी आर विद हिस्ट्री? कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया. कॉन्स्टिट्यूशन सब बी आर अम्बेडकर पढ़ेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन भी जब हम पढ़ेंगे तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है. वी विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1773 एंड वी विल गो टिल 1947. एक लार्ज मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको कि यूटिलाइज करेंगे, सो दैट आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम देते या पेपर देते हो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. Factually everything should be correct. And last but not the least, मेरी क्लास absolutely interactive क्लास है. मेरी क्लास में मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे. मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं. आप प्रॉपरली एंगेज करेंगे. वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस. जो डाउट्स हो सब पूछिए. मेरी क्लास में सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑल ओपन टू डिस्कस. मैं यहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा. वी आर ओपन टू फॉर डिस्कशन. और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 1773 से 1947 डिस्कशन से पढ़ेंगे. एंड देन टेल मी, जब ये खत्म होगा 1947 में, आई बिलीव दैट यू विल हैव अ गुड एंड साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, राइट? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क? नहीं है?
सो वी विल, हाँ प्लीज, ये क्लासेस आई थिंक दैट विकास भैया विल इन्फॉर्म यू जब से भी होगी, तो ही विल इन्फॉर्म यू द क्लासेस, so we'll meet then. Thank you so much for your patience. बात सर का